हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मीरा 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और दोस्तों, किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटियों के काटने से फॉर्मिक अम्ल निकलता है। हमारा अगला सवाल है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में मापा जाता है? तो संवेग बराबर क्या होता है हमारा? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और वेग। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों संवेग का? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि के उदाहरण है? तो दोस्तों, नीचे हमारा कुछ पॉइंट दिया गया है जिसमें हमें बताना है कि कौन अदिश राशि है। और अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि जिसका परिणाम होता है दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा अदिश राशि है। हमारा पहला दिया गया है द्रव्यमान। चूंकि दोस्तों द्रव्यमान हमारा अदिश राशि है, इसका परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तापमान, ये भी हमारा दोस्तों अदिश राशि है। विस्थापन, ये दोस्तों विस्थापन का हमारा क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों होती है। और ये हमारा क्या होता है दोस्तों? सदिश राशि होती है, तो ये हमारा नहीं होगा। चौथा में दिया है विद्युत धारा। और विद्युत धारा में क्या होता है दोस्तों? इसका भी परिणाम होती है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? अदिश राशि। यानी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। द्रव्यमान, तापमान और विद्युत धारा, ये क्या है दोस्तों? अदिश राशियां हैं। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक बने रहना है। और अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? और दोस्तों, अगर आप लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नीचे कुछ कथन दिया गया है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। हमारा पहला कथन है, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और दोस्तों ये बिल्कुल सही है, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। हमारा दूसरा कथन है, एक पारसेक के मान 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर के बराबर होता है। और ये भी दोस्तों हमारा सही है, एक पारसेक का मान 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर होता है। यानी कथन हमारा 1 और 2 दोनों ही सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। हमारा अगला सवाल है, लुमेन किसका मात्रक है? और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही दोस्तों जो भी आपके दोस्त एएलपी एंड टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न उनके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लुमेन किसका मात्रक है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फलस्क। ज्योति फलस्क का एसआई मात्रक लुमेन होता है। और दोस्तों ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है हमारा कैंडेला। हमारा अगला सवाल है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1971। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई थी। और मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। हमारा अगला सवाल है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता का गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। हमारा अगला सवाल है,
त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बराबर v माइनस यू बाय टी। यानी त्वरण ज्ञात करने का सूत्र हमारा होता है दोस्तों प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटा समय। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है? यानी वो कौन सी भौतिक राशि है जिसकी इकाई वही होगी जो दाब की होगी? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रतिबल। प्रतिबल और दाब की दोस्तों इकाई एक ही है। हमारा अगला सवाल है, और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? और ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों संवेग बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों? तो संवेग बराबर होता है हमारा द्रव्यमान इंटू वेग। और दोस्तों पूछा गया है कि अनुपात वेग से, तो वेग हमारा हो जाएगा नीचे, यानी वेग हमारा जब करता है दोस्तों तो हमारा क्या बचता है? द्रव्यमान बच जाता है दोस्तों। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? द्रव्यमान। हमारा अगला सवाल है, यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों चार ऑप्शन दिया गया, हमें सही उत्तर चुन करके बताना है। यदि किसी वस्तु का वेग को अगर दोगुना कर देते हैं तो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। चूंकि दोस्तों अगर कोई वस्तु चल रही है और उसको वेग को हम जैसे ही दोगुना करते हैं दोस्तों तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है? 4 गुना हो जाता है। हमारा अगला सवाल है, थर्म किसकी यूनिट है? तो दोस्तों थर्म किसकी यूनिट है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा का। ऊष्मा का यूनिट दोस्तों थर्म है। हमारा अगला सवाल है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों हमारा यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें हमें ये सिलेक्ट करके बतानी है कि कौन सा वो ऑप्शन है जो न्यूटन गति के तृतीय नियम को फॉलो नहीं करता है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है रॉकेट का आगे बढ़ना, और दोस्तों ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अंतर्गत आता है। क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया हो रही है। रॉकेट हमारा क्या होता है दोस्तों? जब ऊपर जाता है तो ये हमारा क्या हो रहा है? क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया, यानी ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अंतर्गत आता है, इसलिए ये सही है। हमारा ऑप्शन बी में है पानी में बरस का टेढ़ा दिखाई देना, और दोस्तों ये पानी में बरस का टेढ़ा दिखाई देना दोस्तों ये अपवर्तन के नियम पर आधारित है दोस्तों, यानी ये हमारा न्यूटन के गति के तृतीय नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या दोस्तों गलत हो जाएगा। और इस प्रश्न के हिसाब से हमसे पूछा गया कि कौन सा नियम सही नहीं है, तृतीय नियम के अंतर्गत नहीं आता है, तो हमारा सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। पानी में बरस का टेढ़ा दिखाई देना ये न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है। जबकि ऑप्शन सी में है ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, तो दोस्तों जब ऊंचाई से कूदा जाता है तो दोस्तों चोट लगता है, यानी क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया हो रही है, तो यह भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम को फॉलो करता है। हमारा ऑप्शन डी में है बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटक लगना। दोस्तों जब बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर एक झटका लगता है, जो हमारा क्या होता है? क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया हो रही है, यानी ये हमारा न्यूटन गति के तृतीय नियम को फॉलो करता है। तो हमारा इस ऑप्शन बी हमारा दोस्तों एकमात्र है जो पानी में बरस का टेढ़ा दिखाई देना ये अपवर्तन के नियम पर आधारित है, जो न्यूटन गति के तृतीय नियम को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पवन का वेग अर्थात वायु का वेग। पवन की गति और वायु की गति को ही दोस्तों एनीमोमीटर से मापा जाता है। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों नीचे 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें हमारा 3 ऑप्शन सही जुड़ी हुई है और 1 ऑप्शन गलत जुड़ी हुई है, तो वो कौन से ऑप्शन है दोस्तों जिसका एसआई यूनिट सही से नहीं जुड़ा गया है? तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। हमारा पहला ऑप्शन में कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन बी में द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, ये भी हमारा सही है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये भी सही है। दाब का एसआई मात्रक डाइन है, और दोस्तों ये गलत दिया गया है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है ना कि डाइन होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है?
दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें हमारा एक ऑप्शन गलत मिला हुआ है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। हमारा पहला ऑप्शन है प्रकाश विद्युत सेल। तो प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और ये बिल्कुल ही सही दिया गया है। हमारा ऑप्शन बी में है सितार, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ये भी बिल्कुल सही दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार कन्वर्ट करता है। ऑप्शन सी में है विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये भी हमारा सही दिया गया है। विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में देता है। ऑप्शन डी में है डायनामो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये दोस्तों हमारा गलत दिया गया है दोस्तों। डायनामो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा देता है, और मोटर क्या करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी ऑप्शन डी हमारा गलत है। डायनामो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदलता है, ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हमारा अगला सवाल है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन बीच में स्थित होता है? और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन बीच में होता है? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में कौन होता है दोस्तों? आलम होता है। और अगर पूछा जाए कि दूसरी श्रेणी के उत्तोलक में बीच में कौन होता है, तो भार होता है। ये हमारा दूसरा हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा पहला हो जाएगा। और अगर तृतीय श्रेणी के बीच में पूछा जाए उत्तोलक के बीच में दोस्तों, तो हमारा आयास हो जाएगा दोस्तों। ये तीनों ही आपको याद रख लेनी है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बीच में आलम होती है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बीच में भार होती है, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बीच में आयास होती है। हमारा अगला सवाल है नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय श्रेणी के। नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। हमारा अगला सवाल है, और ये दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हमने जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त ALPN टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है 1 नैनोमीटर बराबर होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 का पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक धमनी का तारत्व किस पर निर्भर करता है, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए था, आवृत्ति। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसके बारे में सही जवाब लिखा, और मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है वजन की SI इकाई क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।